हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज आपका इस कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको संचयन भाग 1 का पाठ 1 गिल्लू पढ़ाने जा रही हूँ। गिल्लू पाठ में आपका पिछले कक्षा में उसका थोड़ा सा अंश आपको पढ़ाया गया था। आज आगे का अंश पढ़ाऊँगी। सर्वप्रथम पुनरावृत्ति। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि गिल्लू जो है गिलहरी का छोटा बच्चा है, जो कि एक दिन अचानक लेखिका के कमरे के बाहर एक गमले के पीछे कौवों का शिकार बना पड़ा। कौवों द्वारा चोटिल अवस्था में पड़ा था और लेखिका उसे उठाकर अपने कमरे में ले आती हैं। उसके खून पोंछकर उसके घावों पर मरहम लगाती हैं, पानी पिलाने की चेष्टा करती हैं, परंतु 3 दिन तक वह उसी तरह पड़ा रहता है। तीसरे दिन थोड़ा सा आश्वस्त होता है और आश्वस्त होकर के वह अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका की उंगलियों को पकड़ता है और इस प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे उसकी सुंदरता, उसका रूप रंग सुंदर होता जाता है। तो फिर लेखिका के साथ रहकर वह कई रोज नई नई प्रतिक्रियाएं करता है। उसकी गतिविधि देख करके लोगों को आश्चर्य होता है। अब जब लेखिका लिखने बैठती हैं तो वह पर्दे का के सहारा लेकर के ऊपर से नीचे उतरता है, फिर नीचे से उनके सिर पर से कपड़े पर से पर्दे से ऊपर जाता है और ये क्रम वो तब तक उसका चलता है जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं दौड़ती। अब आगे का अंश। मेरे कमरे में बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब लेखिका ने देखा कि उसे बाहर के जाली के बाहर कुछ गिलहरी आकर के कुछ चिक चिक आवाज़ करके कुछ कहते हैं और वो भी उदास होकर बाहर देखता रहता है, तो लेखिका को ऐसा अनुभव हुआ कि उसके जीवन का पहला वसंत आ गया है और उसे अब स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तब लेखिका ने अपने जाली में से कील निकाल दिया और एक कोना उसका खोल दिया और जब लेखिका बाहर चली जाती तो गिल्लू भी उस खिड़की के रास्ते खुली जाली का जो राह था उसी से वह बाहर चला जाता था और गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। लेखिका कहती हैं कि वह ऐसा लगता था मानो गिलहरी के दल का नेता हो और इस प्रकार हर डाल पे उनके साथ उछलता कूदता रहता था। खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में, और जब शाम 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। जब लेखिका के आने का समय होता, यानी 4 बजे लेखिका आती थी, तो उनके आने के समय तक वह वापस चला आता था और अपने झूले में बैठकर अपने डलिया वाले जो स्थान था उसका रहने का, उसमें बैठकर वह झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता तो कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। लेखिका कहती हैं कि वह कभी सोन जूही में छिप जाता था, कभी फूलदान में और कभी उसके पत्तों में छिप जाता था और इस प्रकार वह 4 बजते ही उन्हीं पत्तों में छिप जाता था। 4 बजते ही वो कमरे में आ जाता था और फिर उसके बाद उसके अंदर एक चौंकाने की बुद्धि कब से आ गई ये लेखिका को नहीं पता चला। वह कभी फूलदान में छिप जाता था, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में, जिससे कि लेखिका उसे खोजे। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। लेखिका कहती हैं कि लेखिका पशु से प्रेम करती हैं, पशु पक्षियों से प्रेम करती हैं और उनके घर में बहुत तरह के पशु पक्षी उन्होंने पाले हुए हैं।
तो कह रही हैं कि बहुत सारे पशु पक्षी हैं उनके पास और पशु पक्षियों से उनका लगाव भी है, परंतु उनके साथ एक ही थाली में खाने का साहस किसी को हो, हिम्मत यानी साहस, ऐसा उन्हें कभी भी स्मरण नहीं आता है। गिल्लू इनमें अपवाद है। अपवाद यानी सामान्य नियम से जो अलग हो, सामान्य नियम से अलग हो उसे बोलते हैं अपवाद। जो उन्होंने जानवर पाल रखे थे उनमें से कोई भी जानवर की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनके साथ खाने के कमरे में वह खाने की थाली में एक साथ बैठकर खाने की हिम्मत करे। लेकिन गिल्लू इससे अलग हटके था, उसके वह और जानवरों से अलग था, मतलब नियम से परे था। कह रही है कि मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। जैसे ही ये खाने के कमरे में जाती थी तो वह गिल्लू उनको देखता था और उन्हीं के साथ वह आंगन की दीवार फांद कर वह बरामदा पार करके उनकी मेज तक पहुंच जाता था और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता और उनके साथ जा कर के उनकी थाली के अंदर बैठना चाहता था। मतलब वो चाहता था जो खाना है खाने के साथ ही वो भी बैठ जाए, क्योंकि उसे तो बुद्धि नहीं थी कि खाने के साथ उसे माने खाने के थाली के बाहर बैठना है। तो वे आगे कहती हैं कि मेरी मेज में बैठ जाना चाहता था, लेकिन बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के बाहर बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। लेखिका कहती है कि बहुत सावधानी, बहुत ही प्रयास करने के बाद उन्होंने उसको सिखाया कि किस तरह से उसको थाली के बाहर बैठना है और थाली के बाहर बैठकर वह बड़ी सावधानी के साथ उनकी थाली में से एक एक चावल उठाता और फिर उसे खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। अब उसकी देखिए, मानव के साथ रहकर, इंसान के साथ रहकर उसके स्वभाव में भी उसी तरह का अंतर आ गया है, क्योंकि उसके भी पसंद और नापसंद हो गए हैं। कि कह रही हैं कि जब उसका प्रिय खाद्य मतलब खाने योग्य, उसको जो खाने उसकी पसंद की चीज़ थी काजू, खाने योग्य चीज़ थी उसकी काजू उसे बहुत पसंद था। और अगर कई दिनों तक काजू उसे नहीं मिलता था तो वह क्या करता था, या तो खाना ही छोड़ देता था या काजू को अपनी डलिया जो जिसमें वह रहता था, जो झूला उसे रहने के लिए लेखिका ने दिया था, वहाँ से वह नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस समय एक ऐसी घटना घटी कि लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गई। आहत माने घायल, आहत का अर्थ है घायल। लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई और उनको कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब उन दिनों की बात वो बताती हैं कि उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से वह अपने घोंसले में जा बैठता। लेखिका से उसका लगाव इस बात से दिखता है कि लेखिका की इंतज़ार में वह रहता है और जब दरवाज़ा लेखिका के कमरे का खुलता है तो वह दौड़ कर आता है, परंतु जब वो देखता है कि लेखिका नहीं है तो वह दौड़कर उसी तेज़ी से वह वापस अपने झूले में जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। सब उसको खाने के लिए काजू दे आते थे, उनके घर के जो सदस्य रोज जो है नियम से उसको काजू खाने के लिए दे जाते थे, परंतु जब लेखिका अस्पताल से लौटी
तो उन्होंने देखा कि जो उसका झूला था, उसकी सफाई जब करने गई तो उन्होंने देखा कि उस झूले में काजू भरे पड़े हैं, मतलब कि उसने शायद एक भी काजू खाया नहीं था। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि लेखिका के साथ उसकी कितनी आत्मीयता थी, कि लेखिका को न देखने से वह दुखी था और इसी कारण वह अपना प्रिय खाद्य खाना छोड़ दिया था, जिससे ये ज्ञात होता है कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। ये उसके झूले में इतना काजू भरा था, तो उसको देख करके ये समझ में आता है कि उन दिनों जब लेखिका भर्ती थी अस्पताल में, वह अपना प्रिय खाद्य कम खाता था या नहीं खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। मेरी अस्वस्थता, लेखिका जब अस्वस्थ थी, अस्वस्थता मतलब बीमारी, अस्वस्थता का मतलब है बीमारी। जब लेखिका बीमार थी तो वह जो है उनके सिर के पास बैठ जाता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के बालों को हौले हौले, हौले हौले मतलब धीरे धीरे, हौले हौले यानी कि धीरे धीरे, धीरे धीरे वह सहलाता था। और जब वो हट जाता था तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई परिचारिका, परिचारिका यानी कि सेविका, परिचारिका यानी कि सेविका, तो जैसे लगता था कि जब वो उनके सिरहाने से हट जाता था तो उन्हें ऐसा लगता था कोई सेविका वहाँ से हट गई है। यानी इतना धीरे धीरे उनके बालों को सहलाता था कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि कोई सेविका थी, उनकी सेवा कर रही थी, जो उनके पास से हट गई है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। जब ये गर्मियों में बैठ के अपने लिखने आदि का कार्य करती थी तो गिल्लू जो है न तो बाहर जाता था और न ही कहीं अपने झूले में जाता था। वह न झूले में बैठता था, न उनके कहीं उस खिड़की से बाहर वह जाता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। कह रही हैं कि उसने मेरे साथ रहने के लिए और गर्मी से बचने के लिए एक बड़ा ही अच्छा उपाय उसने निकाला। सर्वथा मैंने हमेशा से ही बहुत ही अलग हटके उसने एक उपाय निकाल लिया, खोज लिया कि वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। सुराही एक तरह का मिट्टी का पात्र होता है जो नीचे से घड़े के आकार का होता है और ऊपर गर्दन की तरह लंबा होता है, उसे सुराही कहते हैं। तो सुराही की उनके पास में सुराही रखी हुई थी। सुराही में पानी ठंडा करने के लिए रखा जाता है। पहले के समय में ये रेफ्रिजरेटर जैसी चीज़ नहीं थी ठंडा करने के लिए, तो पहले लोग सुराही और झंझर में ही पानी पिया करते थे। तो लेखिका कहती कि मेरे पास जो पानी की सुराही रखी थी, उस सुराही पर वह उतरकर वहीं पे आकर के बैठ जाता था। ये उपाय उसने जो ढूंढ निकाला था, इस उपाय से वह जो है अपनी गर्मी से भी उसे राहत मिलती थी और दूसरा वह लेखिका के सानिध्य में रहता था, लेखिका के पास भी बना रहता था वह, और साथ में उसको गर्मी से भी राहत मिलती थी ऐसा करने से। यानी कि दोनों ही काम में उसे सहायता मिलती थी, दोनों ही बात में उसे सहायता मिलती थी। एक तो वह लेखिका के पास में ही रहता, लेखिका के सानिध्य में रहता, और दूसरे उसको गर्मी से भी राहत मिलती। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया, न बाहर गया,
रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। अब लेखिका बताती हैं कि गिलहरियों के जीवन की अवधि माने समय, गिलहरियों के जीवन की अवधि मात्र 2 वर्ष होती है, 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। अतः इसी कारण गिल्लू के जीवन यात्रा, गिल्लू भी उसी जाति का था, इसीलिए उसके भी जीवन का अंत होने ही वाला था। तो वही कह रही है कि गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, क्योंकि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष की ही होती है मात्र, इसीलिए गिल्लू के भी जीवन का अंत आ गया था। और उस दिन, जिस दिन उसका अंत दिन था, उस दिन वह अंतिम दिन था, उस दिन वह दिन भर उसने कुछ खाया भी नहीं और न ही वह बाहर गया। रात में अंत की यातना में मतलब कि मृत्यु समीप थी और उस समय उसको कुछ पीड़ा थी। यातना माने कष्ट या पीड़ा। मृत्यु की जो यातना थी, उस पीड़ा को झेलते हुए झेलता हुआ वह अपने झूले से उतरकर नीचे आया और लेखिका के बिस्तर पर आकर बैठा और अपने ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। लेखिका कहती हैं कि अंत की जो वेदना थी उसको झेलता हुआ वह अपने झूले से उतर के आता है और उनके बिस्तर पे आकर के उन उंगलियों को वह अपने ठंडे पंजों से पकड़ता है और पकड़ के चिपक जाता है हाथ से, जिस उंगली को वह बचपन की जो मरणासन्न अवस्था थी, मरणासन्न यानी कि मृत्यु के निकट की अवस्था, मरणासन्न यानी मृत्यु के निकट की अवस्था, मृत्यु के निकट की अवस्था जो बचपन में जब आते समय उसके थी, उस समय जैसे उसने लेखिका की उंगली को अपने पंजे से पकड़ा था, उसी तरह से आज भी वह अपने मृत्यु की यातना झेलते हुए लेखिका की उंगली को अपने नन्हे पंजों से पकड़ लिया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया। लेखिका कह रही हैं कि पंजे उसके एकदम ठंडे हो रहे थे, तो उन्हें लगा कि इसको गर्मी पहुंचानी चाहिए, तो उन्होंने हीटर जलाया जिससे कि उसके शरीर को गर्माहट मिले और उसे उष्णता देने का प्रयास किया। उष्णता माने गर्मी, उष्ण शब्द है, ताप प्रत्यय है, तो उष्णता यानी कि गर्मी, उसे गर्मी देने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। प्रभात यानी सवेरा, सवेरे के प्रथम किरण के मतलब भोर हुई, सवेरा होने ही वाला है, तो उसके होने के मतलब प्रभात होने ही वाला था, सवेरा होने ही वाला था, और उसने फिर कभी न जागने के लिए, वो उसने अगले जीवन को ग्रहण करने के लिए हमेशा के लिए प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन को जागने के लिए, मतलब किसी और जन्म लेकर के किसी और जीवन में जागने के लिए वह हमेशा हमेशा के लिए सो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर वसंत आता ही रहता है। लेखिका कहती हैं कि उसके मृत्यु के पश्चात झूले को उतार लिया गया वहाँ से जहाँ पे वह रहता था, और खिड़की की जाली जो खोल दी गई थी उसे बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए, वह बंद कर दी गई, परंतु अन्य गिलहरियों को तो ये पता नहीं कि वह मर चुका है। उसकी गिलहरियों की जो नई पीढ़ी है उस जाली के पार आती रहती है
पीढ़ी नई पीढ़ी के जो नए नए गिलहरी हैं वो जो है उस गिलहरी वे जो है जाली के पार आते रहते हैं और चीख चीख की आवाज़ करके वो पता नहीं क्या करते हैं और कहते हैं और क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और कहती हैं कि सोन जूही पर वसंत आता रहता है, सोन जूही पर पुष्प खिलने का, फूल खिलने का समय हर साल आता रहता है। सोन जूही की लता में के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई। लेखिका जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे सोन जूही का जो पौधा है, सोन जूही का जो पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे उसको समाधि दे देती हैं, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। उसकी समाधि सोन जूही के नीचे, सोन जूही के पेड़ के नीचे इसलिए दी गई क्योंकि सोन जूही की जो लता है उसके नीचे उसकी समाधि इसलिए दी गई क्योंकि वह उसे बहुत प्रिय थी। जब भी वह बाहर जाता तो उस सोन जूही की लता में ही रहता था, उसी के पत्ते की हरितिमा में छिपा हुआ वो रहता था, उसी में वह खेलता था। इसीलिए वह उसे चूँकि बहुत पसंद थी, इसीलिए लेखिका ने उसी लता के नीचे मिट्टी में उसे समाधि दे दी। इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी बसंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल के में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। एक तो ये था कि वह उसे लता बहुत पसंद थी, इसीलिए लेखिका ने उसके नीचे उसकी समाधि बनाई। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जूही में जो पीली कली निकलेगी, पीताभ मतलब पीली आभा वाली, पीत और आभ, पीली आभा वाली यानी पीले रंग की जो कली या फूल जो खिलेंगे, उसमें वो लेखिका कहती है कि उसमें मुझे कहीं न कहीं गिल्लू के दर्शन होंगे। मैं इसी विश्वास से और इसी संतोष से, इसी विश्वास से, यह विश्वास उन्हें संतोष देता है कि उस पीली कली के रूप में, उस सोन जूही के पीले फूल के रूप में वह फिर से गिल्लू को देख पाएंगी। और इसी लिए उन्होंने उसे उस सोन जूही की लता के नीचे समाधि दे दी। ये है पाठ का सारा पाठ पूर्ण हुआ। अब जो है पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर आपको करवा दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन सा विचार आया, कौन सा विचार उमड़ने लगा। पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन सा विचार उमड़ने लगा। तो उसका उत्तर है, सोन जूही की पीली कली को, सोन जूही की पीली कली जो है बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी मनमोहक थी। उसे देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि वह छोटा सा जो जीव था गिल्लू लघुगाथ, इसी कली के सघन हरितिमा में छिपकर बैठ जाता था और वह लेखिका के निकट पहुंचते ही उनके कंधे पर कूद जाता था और उन्हें चौंका देता था। उनको अचानक उस लघुगाथ की याद आ गई कि जो इस पौधे की हरितिमा में छिपा बैठा रहता था और जैसे ही लेखिका आती थी उनके कंधे पर कूदकर उसको चौंका देता था। उस समय लेखिका को केवल कली की खोज रहती थी, पर अब उन्हें लघुगाथ, उस छोटे से प्राणी को वह ढूंढ रही थी। इस कली में पुनः खिले हुए फूल को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह उस कली के रूप में पुनः उनके सामने आ गया है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित क्यों कहा गया है। पाठ के आधार पर एक साथ कौवे को समादरित और अनादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि कौवा एक विचित्र प्राणी है। कभी इसका आदर किया जाता है और कभी इसका अनादर किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। जैसे श्राद्ध के समय जब पितृपक्ष होता है, श्राद्ध के समय
हम लोग कौवे को आदर पूर्वक बुलाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं, और ये सोचकर कि हमारे जो पितृ हैं, हमारे पितर हैं, वह उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे। ये सोच करके हम उसको आदर से बुलाते हैं। और वे जो है कौवे हमें ये लगता है कि मतलब हमारे यहाँ ये मान्यता है कि वे कौवे के, जो हमारे पितर हैं, वे कौवे के रूप में आते हैं और हमसे मिलने आते हैं और हमारे भोजन को ग्रहण करते हैं। इससे हमें भी तृप्ति मिलती है, उन्हें भी तृप्ति मिलती है। कौवे को खाना खिलाने का यह मान्यता है कि उसमें उसने अपने प्रियजनों को खाना खिला दिया। ये हम लोगों के अंदर मान्यता है। कौवे के माध्यम से दूर एक मान्यता और है कि दूर बैठे जो हमारे प्रियजन, उनके आने का संदेश ये कौवे देते हैं, इसलिए भी हम उसका आदर करते हैं। और और उसकी जो उसका अनादर करने की बात रही, वह इसलिए क्योंकि उसकी ध्वनि जो है, उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश होती है और उसकी वाणी जो है किसी को भाती नहीं है, इसीलिए वह अनादरित होता है। अब तीसरा प्रश्न है, गिल्लू के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? लेखिका जब उसको ले करके आई तो चोंच से, जो कौवे की चोंच से घायल हो गया था, तो उसके घाव को लोगों ने कहा था कि वो बचेगा नहीं, उसको छोड़ दीजिए, परंतु इनका मन नहीं माना। वो उसे उठा लाई और उठा करके उसको लाके उसका घाव पोंछती हैं, खून उसका रुई से पोंछती हैं और उसको मरहम आदि लगा करके दूध पिलाने का प्रयास करती हैं रुई के फाहे से, परंतु उसके मुंह से वह ढुलक जाता है। किसी तरह से वह एक बूंद पानी उसको पिलाने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार वह गिलहरी के बच्चे की देखभाल या उपचार उसका करती हैं जब वो घायल अवस्था में उनको पड़ा मिलता है। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? ये अगला प्रश्न है। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू हमेशा प्रयास करता रहता था। इसके लिए वह लेखिका के पैर पर आकर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से वह उतरता था। गिल्लू यह क्रिया तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न दौड़ती। अगला प्रश्न है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या किया? हमने कहानी में आपने पढ़ा है कि गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए लेखिका ने समझी क्योंकि वह खिड़की की जाली के इधर बैठा उदास होकर के बाहर की ओर देखता था, जहां अन्य गिलहरी जो है खेलते रहते थे। लेखिका को लगा कि उसके जीवन का प्रथम वसंत आ गया है और इसीलिए उन्होंने खिड़की की जाली का एक कोना उसकी कील को हटा दिया और उसे खोल दिया और उसे बाहर जाने के लिए मुक्त कर दिया। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? जब लेखिका घायल होकर के अस्पताल में भर्ती थी, उसके बाद जब वापस आती हैं तो उनके सिरहाने वो बैठकर बड़े धीमे धीमे उनके बालों को सहलाता है और जब वो हट जाता है तो लेखिका को ऐसा लगता है कि जैसे कोई परिचारिका उनके सिर के पास से हट गई है। अगला प्रश्न है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि वह अंत का समय उसका समीप है? जैसे बचपन में उनकी उंगलियां पकड़ के बैठा हुआ था, ठीक उसी तरह से गिल्लू जो है अपने अंत की अवस्था में भी अपने झूले से उतर कर आता है और लेखिका की उंगलियों को पकड़ता है अपने ठंडे ठंडे पंजों से। उसका पंजा ठंडा हो चुका है। लेखिका उसे गर्माहट देने के लिए हीटर जलाती हैं, परंतु उन्हें समझ में आ जाता है कि उसके जीवन की अवधि क्योंकि मात्र 2 वर्ष की होती है और उसका भी समय मृत्यु का समय सन्निकट है, इसीलिए इस प्रकार लेखिका को समझ में आ जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका आशय क्या है? यानी कि इसका आशय यह है कि उसकी मृत्यु हो गई।
वह जो है फिर से नया जीवन पाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद लिया। अगला अंतिम प्रश्न है, सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? सोन जूही के नीचे बनी लता सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में यह विश्वास जन्म लेता है कि सोन जूही की पीली कली के रूप में एक दिन फिर वह उनके सामने आएगा और उसको वह उसकी फिर से उसको उस लघुगात को वो देखेंगी, उसको पाएंगी। इस तरह से उनको उनके मन में होता है कि सोन जूही की पीली कली की लता जो है पुनः खिली और वह जो है पुनर्जन्म के रूप में उनके सामने आ गया। उसको देखकर उनको एक संतुष्टि का अनुभव होता है और सोन जूही का खिलना उस लघुगात के पुनः लौटने की आशा को जागृत करता है। इसी कारण शायद उसकी समाधि उन्होंने सोन जूही की गोद में बनाई थी। पौधे के पुनः खिलने की जो ये प्रथा, ये जो नियम है, वह नियम जो है उस लघुगात के जीवन का नए रूप में लौटने को दर्शाता है। ऐसा लेखिका का विचार है।